हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चंद्रिका लेक्चरर में। और आज इस वीडियो हम देखेंगे क्लास यहाँ पर 10th हो गया NCERT हिस्ट्री। ठीक है, इतिहास। यहाँ पर इतिहास का जो फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर देख सकते हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ऑल VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज इस वीडियो में हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, इतिहास का पहला चैप्टर का। ठीक है, ये वीडियो वो सभी स्टूडेंट के लिए जरूरी है जो 10th क्लास का यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, जो फाइनल एग्जाम 2026 में देंगे, मैट्रिक बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, जेक 10वां बोर्ड 2026 जो फाइनल एग्जाम देंगे, उनके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। और वीडियो को स्किप मत कीजिए, शुरू से लास्ट तक देखिए। ठीक है, जो हम इतिहास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे ना, ओके, वो फाइनल एग्जाम में जरूर मिलेगा। आप अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ से बाहर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछेगा एग्जाम में, हम जो दे रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसलिए आपको कंप्लीट पूरा कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर और हम ऑल सब्जेक्ट का बना रहे हैं। भूगोल का हम तो कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, भूगोल का ऑल चैप्टर का MCQ जो है चैप्टर वाइज हम यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। भूगोल का बना दिए हैं, जाकर देखिए, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, 10वां एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं हम, 10वां ऑल सोशल साइंस का वीडियो। ठीक है, एक प्लेलिस्ट है, जाकर देखिए वहाँ पर। अब देख सकते हैं ऑल चैप्टर MCQ NCERT हिस्ट्री। ठीक है, क्लास हो गया यहाँ पर 10वां हो गया। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। ठीक है, चैप्टर 1 इतिहास, भारत और समकालीन विश्व 2। पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, MCQ, इस चैप्टर का ऑल MCQ आज इस वीडियो में हम यहाँ पर देखेंगे। और पहला क्वेश्चन लेंगे, और पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है यहाँ पर कि एक ऐसे राज स्थान या समाज की कल्पना करना जो इतना आदर्श हो कि उसका वास्तव में साकार होना संभव ना हो, क्या कहलाता है। ठीक है, एक कहलाएगा, जो दूसरा ऑप्शन देखिए, कल्पना दर्श यानी यूटोपिया कहलाता है। ठीक है, यूटोपिया, एक ऐसे राज स्थान या समाज की कल्पना करना जो इतना आदर्श हो कि उसका वास्तव में साकार होना संभव ना हो, क्या कहलाता है, कल्पना दर्श, यूटोपिया कहलाता है। ठीक है, आगे दूसरा क्वेश्चन है, किसके कल्पना दर्श यूटोपिया में एक आदर्श समाज की कल्पना की गई है। तो ये है फ्रेडरिक सोरियो। ठीक है, फ्रेडरिक सोरियो, ये एक फ्रांसीसी चित्रकार था। ठीक है, इसी ने यहाँ पर कल्पना दर्श यूटोपिया में एक आदर्श समाज की कल्पना की थी। ठीक है, फ्रेडरिक सोरियो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रेडरिक सोरियो कौन था। तो फ्रांसीसी चित्रकार था। अगला क्वेश्चन है, फ्रेडरिक सोरियो किस देश से संबंधित था। तो फ्रांस से था। कहाँ का रहने वाला था, ये फ्रांस का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि फ्रेडरिक सोरियो की 4 चित्रों की श्रृंखला में रचे गए सपनों के साकार में कैसे राष्ट्रों की कल्पना की गई है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है जनतांत्रिक, दूसरा है सामाजिक गणतंत्र, तीसरा है 1 और 2 दोनों, और चौथा है निरंकुश। तो सही जवाब होगा 1 और 2 दोनों, जो ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र राष्ट्रों की कल्पना की गई है। ठीक है, आगे नेक्स्ट, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को किस रूप में दर्शाते थे। ते महिला के रूप में दर्शाते थे। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश ना होता है कहा जाता है, इसे क्या कहते हैं। ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, क्या कहा जाता है। तो निरंकुशवाद है। ठीक है, देख लो,
हम जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे हैं ना, ये एक अंक वाला भी प्रश्न है, ठीक है, एक शब्द में आंसर है, तो ऑब्जेक्टिव नहीं रहे तो एक अंक में अगर पूछ दे कि सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जैसा पूछ दे कि एक शब्द में इसका आंसर दीजिए, तो ऑब्जेक्टिव हो तो एक शब्द वाला जो है बात करें, एक अंक वाला यहाँ पर बात करें, सब एक ही होता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, निरंकुशवाद सही होगा यहाँ पर। आगे, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? रूसो को। तो जो दूसरा ऑप्शन है सही होगा, नेपोलियन यहाँ पर सही नहीं होगा, दिदरो और लेनिन नहीं होगा, ये रूसो। नेक्स्ट, सामाजिक उपपन्न, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक उपबल नामक पुस्तक का लेखक कौन था? वीवीआई क्वेश्चन। इसे लिखा था रूसो ने, तो रूसो पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कथन है, पहले तुम मनुष्य उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ, यह कथन किसका है? ये रूसो ने कहा था। किसने? रूसो ने कहा था। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं उसका आंसर बता रहे हैं, अगर किसी में लगे कि नहीं सर इसका आंसर आप गलत है, गलत दे रहे हैं, तो बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम वहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन और ऑप्शन, और फिर आप उसका आंसर दीजिए, फिर हम यहाँ बताएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कथन है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र बंधनों से में जकड़ा हुआ है। यह कथन किस दार्शनिक का था? ये रूसो का था। तो रूसो का दो कथन देख लिए हम यहाँ पर, याद रखना दोनों कथन, ठीक है। नेक्स्ट, दी स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक का लेखक कौन था? वीवीआई क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दी स्पिरिट ऑफ लॉ, सही आंसर हो जाएगा मोंटेस्क्यू, मोंटेस्क्यू, ठीक है। आगे, विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो दिदरो ने किया था, दिदरो, ठीक है, और दिदरो सही होगा यहाँ पर, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना दिदरो ने किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति कब होगी? देखो ये तो 9th में भी पढ़ना था और आप आराम से जवाब दे दोगे। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789, ठीक है, 1789। चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो पूरा अगर डेट यहाँ देखा जाए तो 14 जुलाई 1789, पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो ये फ्रांस की क्रांति से ही शुरुआत हुआ था राष्ट्रवाद की अवधारणा, याद रखना, फ्रांस की क्रांति से। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? वीवीआई क्वेश्चन लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दूसरा ऑप्शन सही होगा, फ्रांसीसी क्रांति में ही ये नारा, ठीक है, देखने को मिला था। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो फ्रांसीसी क्रांति का देन है, ठीक है, ये नारा खूब चला था। ओके, आगे बढ़ते हैं। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस में किस प्रकार का शासन था? तो राजतंत्र पहला ऑप्शन है, दूसरा है निरंकुश, और तीसरा में एक और दो दोनों। तो ये सही होगा, एक और दो दोनों, राजतंत्र और निरंकुश दोनों था वो, ठीक है। राजतंत्र था, वहां पर राजा का अगला जो है बेटा उसका राजा बनेगा, ठीक है, उसी का घर का, उसी का परिवार का, ये चलता रहेगा सिस्टम, और निरंकुश तो था ही, ठीक है। आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? जब ये फ्रांस की क्रांति हो रहा था उस समय लुई 16वां था। कितना? लुई 16वां, याद रखना, ठीक है। ओके, 14-15 नहीं, यहाँ पर 17 है, लेकिन लुई 16वां सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, लिख लेते हैं, क्वेश्चन है,
कि केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित दमनकारी राजशाही सरकारों को कहा जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा निरंकुश सरकार इसे कहते हैं। केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित दमनकारी राजशाही सरकारों को कहा जाता है निरंकुश सरकार। तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट और इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था? फ्रांस में। जो लुई 16वां देख रहे हैं, लुई 14, लुई 15 देख रहे हैं, ये बुर्बो राजवंश से संबंधित था। ठीक है, फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन यहाँ पर है कि बास्तिल किले का पतन कब हुआ? तो 1789 हो जाएगा इसका आंसर, सही होगा। और नेक्स्ट है किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं? इसी को तो राष्ट्रवाद कहते हैं। और इसकी उत्पत्ति हम अगर बात यहाँ पर करें तो फ्रांसीसी क्रांति से हुआ था राष्ट्रवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किनके द्वारा जुड़ी होती है? तो समान संस्कृति, सही बात है। समान इतिहास एवं धार्मिक मान्यताएं, ये भी सही है। भाषा और लोक परंपरा, ये भी सही है। इनमें से सभी चौथा जो ऑप्शन है ना यहाँ पर सही होंगे। ठीक है। नेक्स्ट, वह राज्य जहां की राजनीतिक सत्ता उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है उसे कहते हैं राष्ट्र राज कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्र राज। वह राज्य जहां की राजनीतिक सत्ता उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है उसे कहते हैं राष्ट्र राज। तीसरा ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस में कौन से राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए? तो राजतंत्र का अंत, ये बात सही है। नागरिकों के समूह को सत्ता मिली, लोगों द्वारा राष्ट्र राज्य का गठन हुआ, ये सभी हुआ। तो चौथा ऑप्शन सही। चुने हुए नागरिकों के समूह यानी नेशनल असेंबली द्वारा क्या केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई? तो पहला ऑप्शन है सभी नागरिकों के लिए समान कानून बना, हाँ सही बात है। दूसरा है आंतरिक आयात निर्यात शुल्क की समाप्ति हो गया, हाँ। और माप तोल की एक समान व्यवस्था भी लागू हुआ, इनमें से सभी होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन और VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्सिले किस देश की राष्ट्रभक्ति का गीत है? राष्ट्रभक्ति का गीत है तो ये फ्रांस का है। मार्सिले किस देश की राष्ट्रभक्ति का गीत है? फ्रांस का है। आगे लिब्रे क्या है? तो लिब्रे एक फ्रांसीसी मुद्रा है। ठीक है, फ्रांसीसी रुपया है लिब्रे। ठीक है, जैसे भारत में चलता है रुपया, अमेरिका में डॉलर, उसी तरह फ्रांस में लिब्रे चलता था। ठीक है, तो फ्रांसीसी मुद्रा हो गया ये लिब्रे और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फ्रांसीसी राष्ट्र का भाग और लक्ष्य यूरोप के लोगों को किससे मुक्त कराना था? तानाशाही से। और किससे कराएगा? तानाशाही से, निरंकुश राजा से। ठीक है, राजतंत्र से। आगे एक महान सेना नायक नेपोलियन बोनापार्ट को फ्रांस का खालिस्तान घोषित किया गया था, ये सम्राट बना था। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट तो खुद ने फ्रांस का सम्राट घोषित कर लिया था। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट। आगे VVI क्वेश्चन है नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? ये पूछता है बार बार। ये फ्रांस का सम्राट था। ठीक है, याद रखना। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, अभी नहीं करना तो पूरा वीडियो देख लीजिए, अगर पसंद आए तब लाइक कर देना। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था को तर्क संगत और कुशल बनाने के लिए नेपोलियन द्वारा लागू की गई संहिता का क्या नाम था? ठीक है, नेपोलियन जो एगो संहिता लागू किया था, नेपोलियन संहिता, नेपोलियन कोड, नागरिक संहिता इसे कहते हैं, लागू हुआ था 1804 को। याद रखना, ये क्वेश्चन यहाँ पर इंपोर्टेंट है। ठीक है, VVI क्वेश्चन है। नेपोलियन संहिता, नागरिक संहिता, नेपोलियन कोड कब लागू हुआ? 1804 को। ठीक है, नेक्स्ट
फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? देख लो, 1804 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट, 1804 में लागू नेपोलियन की संहिता में क्या प्रावधान था? तो जन्म पर आधारित विशेष अधिकार समाप्ति, हाँ सही बात है। कानून के समक्ष बराबरी, सही बात है। संपत्ति का अधिकार को सुरक्षा, सही बात। इनमें से सभी प्रावधान था उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियन संहिता को कहाँ लागू किया गया? ये लागू किया गया है था फ्रांस के नियंत्रण वाले पूरे क्षेत्र में, ठीक है। फ्रांस के नियंत्रण वाले पूरे क्षेत्र में नेपोलियन संहिता लागू किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रांस और उसके नियंत्रण वाले क्षेत्रों में नेपोलियन ने क्या सुधार किया? सामंती व्यवस्था की समाप्ति, ये बात सही है। किसानों को भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति, सही बात है। कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया गया, हाँ ये सभी हुआ था, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता कानून के समझ समानता, आम सहमति से बनी सरकार, मताधिकार, ठीक है, मताधिकार तथा कुलीन वर्ग के विशेष अधिकारों की समाप्ति की वकालत कौन करता है? तो करता है उदारवाद करता है, ठीक है। क्या कहते हैं इसे उदारवाद कहते हैं, ठीक है। आगे, रूढ़िवाद से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? तो स्थापित परंपराओं पर बल, हाँ। रीति रिवाज बनाए रखना, आधुनिकता एवं परिवर्तन का विरोध, ये प्रयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदारवाद, ठीक है, लिबरलिज्म की उत्पत्ति लैटिन शब्द लिबरे से हुई है। इस शब्द का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है आजादी, याद रखना, ठीक है, आजादी। नेक्स्ट, नए मध्य वर्ग के लिए उदारवाद का क्या मतलब था? व्यक्ति के लिए आजादी, सही बात है। कानून की समझ, सबकी बराबरी, सही बात है। एक और दो दोनों, तीसरा ऑप्शन में सही होगा, तीसरा ऑप्शन सही होगा, एक और दो दोनों। नेक्स्ट, उदारवाद इनमें से किसका पक्षधर था? तो ये था निरंकुश शासन का अंत, हाँ। पादरी वर्ग के विशेष अधिकारों की समाप्ति, सही बात है। संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार, हाँ ये उपर्युक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके द्वारा किसी निश्चित क्षेत्र के सभी निवासियों से किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने को पूछा जाता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह जनमत संग्रह प्रक्रिया कहलाती है, जनमत संग्रह। तो तीसरा ऑप्शन सही होंगे। नेक्स्ट, वह विचारधारा जो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता पर आधारित हो उसे कहते हैं, उसे नारीवाद कहते हैं, नारीवाद कहते हैं। नेक्स्ट, फ्रांस में किनको मतदान का अधिकार नहीं था? संपत्ति विहीन पुरुषों को मतदान का अधिकार नहीं था, सभी महिलाओं को नहीं था, एक और दो दोनों ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन सही होगा। मतदान के अधिकार को क्या कहा जाता है? ये तो मताधिकार हो जाएगा, मतदान के अधिकार को। नेक्स्ट, ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर नेपोलियन को कब हरा दिया? तो 1815 में नेपोलियन का हार हुआ वाटरलू की लड़ाई में, ठीक है। ब्रिटेन, रूस, पर्सा, ऑस्ट्रिया चारों ने मिलकर हराया इसको, नेपोलियन बोनापार्ट को 1815 में। और एक एग्जाम में पूछता क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट, वियना की संधि कब हुई थी? 1815 को, ये भी वीवीआई क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो 1815 को, इस तरह भी दे देगा, ठीक है। वियना की संधि कब हुई थी? वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? 1815। नेक्स्ट, 1815 में आयोजित वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन है। मेजबानी किया था मेटरनिख ने किया था। किसने? मेटरनिख ने किया था, याद रखना, मेटरनिख, ये पूछेगा, ठीक है। और वीवीआई क्वेश्चन है ये। 1815 में आयोजित वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? मेटरनिख ने। आगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटरनिक कौन था? अगर बात करें तो ये ऑस्ट्रिया का चांसलर बना था। दूसरा ऑप्शन सही होगा। वियना संधि के बाद फ्रांस में किस वंश की राजशाही पुनर्स्थापित हुई? फिर बुर्गो वंश आ गया, बुर्गो राजवंश आ गया वहां पर, वियना संधि के बाद आया। ठीक है, याद रखना है। वियना संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका था रूढ़िवादी व्यवस्था की स्थापना, राजतंत्रों की बहाली, जीते गए क्षेत्रों की फ्रांस से मुक्ति, ये सभी था। ठीक है, नेक्स्ट, 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन की प्रकृति क्या थी? तो निरंकुश, ऐसा था, निरंकुश। आगे, इटली के एकीकरण की रूपरेखा देने वाले क्रांतिकारी ज्यूसेppe मैत्सिनी का जन्म कब और कहां हुआ था? तो 1807 ईस्वी को जेनेवा में, यानी जेनेवा कहां पड़ता? तो इटली में पड़ता है। ठीक है, सही आंसर होगा। ज्यूसेppe मैत्सिनी का जन्म पूछा था 1807 ईस्वी को जेनेवा यानी इटली में। इसी ने इटली के एकीकरण की रूपरेखा तैयार किया था। ठीक है, तैयार करने वाले रूपरेखा देने वाले क्रांतिकारी ज्यूसेppe मैत्सिनी का जन्म 1807 ईस्वी जेनेवा यानी इटली में हुआ था। जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं ना, सभी क्वेश्चन भी आइए आप कंप्लीट कर लीजिए, ये मेरा गारंटी रहा। अगर चैप्टर वाइज मेरा पूरा देख लिए तो इतिहास में आप नहीं छोड़ेंगे। हम तो 2-3 जो बुक होते हैं, ठीक है, जो गाइड होते हैं वहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेते हैं। बिहार का भी हम मंगाए हैं, झारखंड के भी है, 1-2 बुक है, तो सभी जगह से हम लेकर आते हैं और आपको हम देते हैं। इस तरह से जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है, सभी को आप क्या कीजिए, याद कर लो सभी को। ठीक है, सभी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन यंग इटली की स्थापना 1830 ईस्वी के दशक में किसने की थी? तो ज्यूसेppe मैत्सिनी ने किया था, जिसका जन्म 1807 ईस्वी को जेनेवा यानी इटली में हुआ था। यंग इटली का स्थापना किया था 1830 ईस्वी में ज्यूसेppe मैत्सिनी ने। यंग इटली की स्थापना किसने की? तो वही मैत्सिनी हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट, यंग इटली के अतिरिक्त मैत्सिनी ने एक और संगठन की स्थापना किया था, उसका नाम है यंग यूरोप। तो यंग यूरोप और यंग इटली ये दोनों का स्थापना किया था कौन? ज्यूसेppe मैत्सिनी ने। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैत्सिनी का प्रमुख लक्ष्य क्या था? इटली का एकीकरण करना, बात सही है, राजतंत्र की समाप्ति, रूढ़िवाद का विरोध, ये सभी था। नेक्स्ट, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो ये 1870 में पूरा हुआ इटली का एकीकरण। ठीक है, आगे, हैब्सबर्ग साम्राज्य का किन देशों पर शासन था? 2 देशों पर कर रहा था ये ऑस्ट्रिया और हंगरी पर, 1 और 2 दोनों, ये सही तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, सार्डिनिया पिडमोंट का शासक कौन था? तो इसका था विक्टर इमेनुअल था। आगे, काउंट काबूर को विक्टर इमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो इसे तो प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया। ठीक है, इसे काउंट काबूर को विक्टर इमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो प्रधानमंत्री बनाया था काउंट काबूर को। ठीक है, ओके। आगे, सार्डिनिया पिडमोंट के शासक विक्टर इमेनुअल द्वितीय के प्रमुख मंत्री का क्या नाम था? तथा कैमिलो दे काबूर, काउंट काबूर, यही जो प्रधानमंत्री था। इटली के एकीकरण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो कैमिलो दे काबूर ने किया। नेक्स्ट, किस राष्ट्र के कूटनीतिक संधि के द्वारा काबूल यानी ऑस्ट्रिया को हराने में सफल हुआ? किस राष्ट्र से? तो ये फ्रांस राष्ट्र से कूटनीतिक संधि के द्वारा काबूल ऑस्ट्रिया को हराने में सफल हुआ। तो दूसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, सशस्त्र स्वयं सेवकों का नेतृत्व किसने किया? तो गेरी बॉल्डी ने किया। याद रखना, ये
ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किसके विरुद्ध क्रांतियों का नेतृत्व किया? उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किसके विरुद्ध क्रांतियों का नेतृत्व किया? तो सही हो जाएगा रूढ़िवादी व्यवस्था के विरुद्ध। फ्रांस में रूढ़िवादियों के विरुद्ध पहला विद्रोह कब हुआ? ते हुआ 1830 ईस्वी को। फ्रांस में रूढ़िवादियों के विरुद्ध पहला विद्रोह कब हुआ? 1830 ईस्वी को, याद रखना ही, ठीक है। नेक्स्ट, जुलाई 1830 की क्रांति के बाद किस राजवंश को सत्ता से हटा दिया गया? बुर्बो राजवंश को हटा दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट, उदारवादी राष्ट्रवादियों ने राजतंत्र को हटा किस व्यवस्था को स्थापित किया? तो संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ वहां पर, ठीक है। यह कथन किसका है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वायरल है ये। जब फ्रांस छिपता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। किसने कहा था? ये मैटरनिक ने कहा था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे नेक्स्ट, यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? 1832 ईस्वी को। अपनी स्वतंत्रता से पहले यूनान किस साम्राज्य के अधीन था? तो ओटोमन साम्राज्य इस पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। नेक्स्ट, किसे यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है? तो यूनान को कहा जाता है। VVI क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, VVI मल्टी चॉइस क्वेश्चन। किसे यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? तो लॉर्ड बायरन शहीद हो गया था, लॉर्ड बायरन, ठीक है, याद रखो। 1832 ईस्वी में किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? ये था कुस्तुनतुनिया संधि, 1832 में हुआ था। नेक्स्ट, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर बने यानी थे? ये पर्सा के थे। कहाँ के? बिस्मार्क का बात हो रहा है, पर्सा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्मार्क जर्मनी का प्रथम चांसलर कब बना? तो 1871 ईस्वी को बना, ये चांसलर बना, ठीक है। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई? तो इसे कहते हैं खून और खड़ग की नीति अपनाई, ठीक है। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई? खून और खड़ग। नेक्स्ट, रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बिस्मार्क ने किया था रक्त एवं लोह की नीति। नेक्स्ट, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? तो ये 3 युद्ध किए, याद रखना, कितना? 3। जर्मनी के एकीकरण के लिए पर्सा का किन राज्यों से युद्ध हुआ? पर्सा का, तो ये ऑस्ट्रिया से भी हुआ, डेनमार्क से, फ्रांस से, इनमें से सभी से लड़ाई, ठीक है, पर्सा। नेक्स्ट, शुल्क संघ जोलवेराइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई? ते पर्सा के पहल पर की गई। शुल्क संघ जोलवेराइन की स्थापना, ठीक है, पर्सा के पहल पर की गई। नेक्स्ट, पर्सा का शासक कौन था? तो विलियम प्रथम था। आगे, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? ते जनवरी 1871 को जर्मनी का पूरा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? वो 1871 ईस्वी, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? इसे कहते हैं वर्साय की संधि, याद रखना, वर्साय की संधि द्वारा, ठीक है, जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। अरे 1871 में पूरा हुआ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अमूर्त भावना या विचार को किसी मूर्त आकृति, व्यक्ति या वस्तु के रूप में दर्शाने को क्या कहते हैं? तो ये रूपक कहते हैं, याद रखना, क्या कहते हैं इसे? रूपक कहते हैं। नेक्स्ट,
टूटी हुई बेड़ियां, मसाल, तलवार, उगता सूर्य आदि प्रतीक क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं रूपक। नेक्स्ट, आंखों पर पट्टी बांधे हुई और तराजू ली हुई महिला किस बात का प्रतीक है? तो न्याय। मरियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो ये फ्रांस की थी मरियान। जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था? ये जर्मेनिया था। एक मरियान, एक जर्मेनिया, याद रखना। तो जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था? तो जर्मेनिया। ठीक है, और मरियान क्या था? किस देश का राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो ये फ्रांस की थी। नेक्स्ट, बलूत के पत्तों का मुकुट पहने जर्मेनिया किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो ऊपर भी देखे ना, तो जर्मनी यानी जर्मन, तो जर्मनी हो जाएगा सही आंसर इसका। नेक्स्ट, जर्मन में बलूत, ठीक है, बलूत को किसका प्रतीक माना जाता है? तो वीरता का प्रतीक माना जाता है। बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर क्या कहा जाता था? तो सलाव कहा जाता था। बाल्कन क्षेत्र किस साम्राज्य के अधीन था? ये ओटोमन साम्राज्य के अधीन था। बाल्कन क्षेत्र में किस कारण से तनाव पनपा? तो नृजातीय संघर्ष है, रूमानी राष्ट्रवाद सही आंसर होगा। बाल्कन क्षेत्र में किस कारण से तनाव पनपा? रूमानी राष्ट्रवाद के कारण। नेक्स्ट, बाल्कन लोगों ने किस आधार पर अपनी जाति या राजनीतिक अधिकारों का दावा किया? राष्ट्रीयता सही हो जाएगा। इनमें से किन शक्तियों को बाल्कन क्षेत्र में अपना प्रभाव जमाने में दिलचस्पी नहीं थी? ये चीन और जापान हो जाएगा। चीन और जापान। इनमें से किन शक्तियों को बाल्कन क्षेत्र में अपना प्रभाव जमाने में दिलचस्पी नहीं थी? चीन और जापान। एक साझा नस्ली, जनजाति या सांस्कृतिक उद्गम या पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है कहलाता क्या है? ये तो निरीजातीय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? निरीजातीय। ठीक है, तो कंप्लीट यहाँ पर हम कर लें। ठीक है, सभी देख लें यहाँ पर इस चैप्टर। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है मेरा दूसरा चैप्टर, भारत में राष्ट्रवाद, इसका लेकर आते हैं एमसीक्यू। तो जितना क्वेश्चन हम दिए पहला चैप्टर से सभी क्वेश्चन भी आई है, पूरा याद कर लो। ठीक है, अगर आप पूरा हिस्ट्री का सब चैप्टर वाइज का ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं तो आपका आराम से फाइनल एग्जाम जब जेक बोर्ड लेगा मैट्रिक का तो 26 में, तो वहाँ पर 30 वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे सोशल साइंस से, तो आप आराम से बना लोगे। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके, बाय।